हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं IBPS पीओ की। इस बार IBPS ने 8,000 से भी ज़्यादा सीट्स निकाली हैं पीओ ऑफिसर्स के लिए। सो इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 एक घंटे में करने होते हैं। अब IBPS ये तो चाहेगा नहीं कि आप पूरे एक एक पूरा एक एक लाइन लिखिए, एक एक स्टेप लिखिए और सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। एक आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे जो कि आपको ऑप्शन बेस पे सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में नहीं हो सकता। ठीक है। पिछली बार थोड़ी 10,000 के करीब थी वैकेंसी, इस बार 8,500 के करीब है। तो ये एग्ज़ाम IBPS एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंडक्ट कराती है पीओ एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए आपको सैलरी, अगर आप ये क्रैक कर लेते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, प्री, मेन और इंटरव्यू, तो आपकी सैलरी अराउंड 40,000 के करीब होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आता है। बात करते हैं रीजनिंग की। 35 क्वेश्चन होते हैं, सिलोजिम्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं ये। इसमें हरा मतलब है ईजी और लाल मतलब है डिफ़िकल्ट, तो रीजनिंग इजी मानी जाती है। ठीक है। सिलोजिम्स के 5 और कोडिक डिकोडिंग के 5 थोड़े डिफिकल्ट मानी जाती है ये। डायरेक्शन सेंस के 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, वैसे पूछते ही हैं ये। ठीक है। ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इनइक्वालिटीज़ बहुत ईजी होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ये डिफिकल्ट होता है। ठीक है। ये 15 क्वेश्चन आते हैं, बहुत स्कोरिंग है ये, पर आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी क्लियर होगा। इसमें आप जो ग्रीन देख रहे हैं, इसमें ग्रीन संख्या कितनी ज़्यादा है, तो रीजनिंग इजी मानी जाती है। डायरेक्शन, ब्लड और इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म, ये आपको पूरे पूरे से पूरे क्वेश्चन पूरे नंबर दिला सकती है अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हो। तो ये बात रही रीजनिंग की। अब बात करते हैं क्वांट। क्वांट में थोड़ा डिफिकल्ट होती है, तभी लाल ज़्यादा दिख रहा होगा आपको इसमें। ठीक है। तो नंबर सीरीज़ में 5 क्वेश्चन, ये नंबर सीरीज़ आपने प्रैक्टिस की हो तभी हो सकता है ये, वरना मतलब इसमें काफ़ी अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बन सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन ठीक ठीक मानी जाती है, पूरा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने लाल किया। ऐसे तो इजी होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी इजी होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, बट टाइम बहुत लेता है, लोगों के 15-15 मिनट निकल जाते हैं इसको 10 क्वेश्चन को निकालने में। रेशियोज एंड प्रमोशन 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इजी होता है। परसेंटेज इजी होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क, ये 2 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से स्ट्रैटेजी होती है, पहले डेटा इंटरप्रिटेशन उठाइए अगर आपने प्रैक्टिस बहुत की है, वरना इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन की खूब प्रैक्टिस चाहिए, और टाइम एंड वर्क क्या थोड़ा कम भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई इतना वो नहीं होता। आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना होता है। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिए, ईजी होता है। एवरेजेस का 1 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन। मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार प्रोबेबिलिटी से पूछ लिए जाते हैं, कब परम्यूटेशन, वरना एक एक इन्हीं जो मैंने बताया उसमें ही डाल देते हैं। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आता है पहले आपका पैसेज। पैसेज लास्ट में उठाना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स पहले उठाइए, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्रैक्टिस इंग्लिश तो देखिए, जिसने पहले से की होगी वही थोड़ा सही रहता है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट के 5, स्पॉट दी एरर के 5, सेंटेंस करेक्शन के भी 5। तो पैसेज को छोड़ दें तो पहले ये 20 क्वेश्चन करने चाहिए। पैसेज टाइम टेकिंग होते हैं, इजी तो होते हैं बट टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसे थोड़ा बाद में करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और स्पॉट दी एरर में टेंसेस का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, टेंसेस में थोड़ा जोर दे तो अच्छा रहेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन एक ही टाइप, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, इन पे अच्छा कमांड है, तो ये इजीली हो जाते हैं। और पैसेज में आपको सबसे पहले जो आपके सिनोनिम एंटोनिम पे उन पे ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सबसे पहले डिफ़िकल्ट होना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट, आप एग्जांपल लेता हूँ मैं, सुबह अगर आप उठें और सुबह माइंड फ्रेश होता है, वैसे ही पेपर में जाएँ तो माइंड फ्रेश होता है, तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट होना उठाना चाहिए, क्योंकि पहले आपका ज़्यादा दिमाग चलेगा। ठीक है। बाद में थोड़ा हल्का उठाइए, रीजनिंग या इंग्लिश, तो सही रहेगा। ठीक है। लास्ट में आप उठाइए जो कंफर्टेबल हो। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ना सीखिए, ये आपको ही चूज़ करना पड़ेगा। 100 में से 100 क्वेश्चन तो नहीं होंगे। ठीक है। 100 में से वही क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे जो इजी हों, जो आपके लिए इजी हों, वो आपको खुद ही चूज़ करने पड़ेंगे, कोई और नहीं चूज़ करेगा, वो चूज़ आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है। गेस वर्क तो बिल्कुल मत कीजिए, गेस वर्क बहुत करते हैं बच्चे, जिससे मार्क्स लूज होते हैं।
गेस वर्क आपको इस एग्ज़ाम में तो एटलीस्ट अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि गेस वर्क चल करते 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 बच्चों के बहुत नेगेटिव भी आ जाते हैं। ठीक है। और काफ़ियों को रीजनिंग इजी लगता है, तो इंग्लिश इजी लगता है काफ़ियों को, तो वो बाद में करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्वांट पहले करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्वांट डिफिकल्ट लगता है। ठीक है। कितना टाइम देना चाहिए इस सेक्शन में? कई लोग कहते हैं यार 25 मिनट रीजनिंग को, 25 मिनट मैथ्स को और 10 मिनट इंग्लिश को। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि जिसकी क्वांट डिफिकल्ट मुश्किल है, जिसको नहीं होती, वो 25 मिनट क्यों देगा? क्यों दो आप 25 मिनट? 10-12 मिनट दो, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन निकले, कट ऑफ निकले। रीजनिंग में तो दो उतना टाइम। ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा कम ही टाइम रखिए और रीजनिंग में ज़्यादा दीजिए टाइम। मैं तो कह रहा हूँ 25 से 30 मिनट दीजिए इंग्लिश में, या रीजनिंग में, अगर आपका रीजनिंग ईजी है या जो भी आपको लगता है। ठीक है। कोई पर्टिकुलर लिमिट सेट मत कीजिए कि इसमें मैंने इतने देने, इसमें इतने देने। सेक्शनल कट ऑफ निकालिए, उसके बाद आगे बढ़िए, और जो जो ईजी लगता है उसमें उसमें उस सब्जेक्ट को फोड़िए मेरे साथ। और इंग्लिश में 12 मिनट से ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं लगता। ठीक है। पेन एंड पेपर कम ही इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और ये तभी होगा जब आपको प्रैक्टिस खूब होगी। प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। कम से कम 30 से 40 मॉक दीजिए, तब जाके आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, जैसे गेस वर्क होता है वो आप सही कर पाएंगे। एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? आप इतने मॉक करेंगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। तो और कहते हैं कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग से नहीं होता, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। आपने सभी 9-10 में सब 10 तक का सिलेबस आता है, 10 तक आपने सब पढ़ रखा होता है, तो इसकी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं होती कोचिंग की। तो आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मुझे बस मेल कर दीजिए।